के अध्याय में हम सीखेंगे सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक गठन क्या है। रॉबर्ट हुक, जो कि कॉर्क की पतली काट का अवलोकन कर रहे थे, उन्होंने पाया कि इसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। उन्होंने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। बच्चों, आप जानते ही हैं कि आज भी इसी शब्द का उपयोग हो रहा है और यह शब्द है कोशिका। यह है हमारे जीवन की मौलिक इकाई। आओ बच्चों, एक क्रियाकलाप द्वारा हम प्याज की झिल्ली के अंदर की संरचनाओं को देखते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह यानी कि भीतरी सतह की झिल्ली को उतार लेंगे। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। अब कांच की एक स्लाइड लें। इस पर पानी की एक बूंद डालें। अब वॉच ग्लास से रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दें। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। अब इस पर एक बूंद सैफरन की डालें और इसे कवर स्लिप से ढक दें। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न जाएं। यह प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनी है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। आप प्याज की झिल्ली में कोशिकाओं को देख पा रहे हैं। यदि आप किसी अन्य प्याज की झिल्ली को भी इसी प्रकार से देखेंगे तो आप समान आकार की आकृतियां ही देख पाएंगे, यानी कि प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्याज कोशिकाओं से बना है। न केवल प्याज, सभी जीव जंतु जिन्हें हम देख पाते हैं कोशिकाओं से बने हैं। जीवों के प्रकार। जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं अमीबा, क्लैमिडीमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, शत्रुमुर्ग का अंडा। बहुकोशिक जीव के उदाहरण हैं मनुष्य, जानवर और सभी जंतु। बहुकोशिक जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में भी विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं। बहुकोशिक जीवों में श्रम का विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में हृदय रक्त को पंप करता है, वह आमाशय भोजन को पचाता है। इसी प्रकार एक कोशिक जीवों में भी, जैसे कि अमीबा, श्रम का विभाजन होता है। कोशिका में कोशिकांग होते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना कार्य होता है। यदि इन्हें परिभाषित किया जाए तो हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। प्रत्येक कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने के लिए कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि कोशिका किस प्रकार संगठित होती है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने से हमें प्रत्येक कोशिकाओं के तीन भाग दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसी कारण कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि पदार्थों की गति होती कैसे है। हम विसरण के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ यही कोशिका में भी होता है। जब
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कोशिकीय अपशिष्ट है, कोशिका में अधिक हो जाती है, एकत्र हो जाती है, तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह सांद्रता कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से अधिक हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा कोशिका से बाहर चली जाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी कोशिका के भीतर आती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब प्लाज्मा झिल्ली से होती है तो उसे परासरण कहा जाता है। आओ एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। बच्चों, अंडे का बाहरी कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह कवच या परत परासरण नहीं होने देता। बाहरी सख्त परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पतले विलयन में रखकर उतार लेते हैं। अब अंडे को शुद्ध यानी साफ जल में डालकर सारी रात्रि के लिए रख देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि अंडा फूल गया है। अब इस फूले हुए अंडे को नमक के सांद्रित घोल में रखें। 5-6 घंटे बाद हम देख पा रहे हैं कि अंडा सिकुड़ गया है। अब हम दोबारा इस सिकड़े हुए अंडे को पानी में डाल देते हैं। अब आधे घंटे बाद हम देख पा रहे हैं कि अंडा फिर से फूल गया है। बच्चों, इस प्रक्रम में सबसे पहले जब हमने अंडे को शुद्ध जल में रखा था तो अंडा फूल गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंडे के अंदर जल की मात्रा कम है और बाहर अधिक, यानी कि जल बाहर से अंदर की ओर गति करेगा और अंडा फूल जाएगा। दूसरी स्थिति में अंडे को नमक के सांद्रित विलयन में रखा गया। अब जल की मात्रा अंडे के भीतर बाहर की अपेक्षा अधिक है। जल अंडे से बाहर की ओर गति करेगा और अंडा सिकुड़ जाएगा और अंत में फिर पानी में डालने पर अंडा फूल जाएगा। यदि अंडे को ऐसे विलयन में रखते हैं कि जिसमें जल की मात्रा अंदर और बाहर समान होती तो न अंडा फूलता और न सिकुड़ता। तो इस प्रकार यदि किसी कोशिका को विलयन में रखा जाए तो 3 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। सबसे पहले अल्प परासरण दाबी विलयन, अर्थात जब कोशिका के भीतर जल की मात्रा कम है। दूसरा प्रकार का विलयन हो सकता है समपरासरी दाबी विलयन, जब कोशिका के भीतर व बाहर जल की मात्रा बराबर है। अति परासरण दाबी विलयन, जब कोशिका के भीतर जल की मात्रा बाहर की अपेक्षा अधिक है। कोशिका के जीवन में विसरण जल और गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है और इसका लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से भोजन व अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक व बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है। कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालने लगती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका पर समान दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को
जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। बच्चों, अब हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ केंद्रक से ही उसके बारे में जान लेते हैं। मैं कोशिका का केंद्रक हूं। मैं कोशिका में होने वाले कार्यों को निर्धारित करता हूं। मेरे चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा मुझ में इन छिद्रों के द्वारा मुझ में से कोशिका द्रव्य बाहर आ पाता है। मुझ में क्रोमोसोम होते हैं जो कि कोशिका के विभाजन के समय छड़ जैसे दिखते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु, जिन्हें की डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए के विभाजन न होने की स्थिति में डीएनए क्रोमेटिन नामक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है, जो धागे की संरचनाओं का जाल होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि यहां केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और इसे केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। यहां प्रोकैरियोट का अर्थ है प्रो यानी कि आदि और पूर्व, कैरियोट का अर्थ है केंद्र। और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। आइए हम प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं के बीच में अंतर को देखते हैं। जहां प्रोकैरियोटी कोशिका का आकार छोटा होता है, वहीं यूकैरियोटी कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10 की घात घटा 6 मीटर के बराबर होता है। वहीं यूकैरियोटी कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यदि केंद्र के क्षेत्र के हिसाब से इनका अंतर देखा जाए तो प्रोकैरियोटी कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसे केंद्रकाय कहा जाता है। यूकैरियोटी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र होता है जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या 1 से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। बच्चों, अभी अभी आपने केंद्रक से केंद्रक के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम जान लेते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं। आइए हम एक एक करके इन सभी कोशिका अंगक यानी कोई कोशिकांगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह अलग अलग रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का इस्तेमाल शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कई कार्यों में भी होता है। यह एक अद्भुत अंगक है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी कि यह अपना प्रोटीन खुद ही बना सकता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अंतर्द्रव्य जलिका के बारे में। अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अंतर्द्रव्य जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। अंतर्द्रव्य जलिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। RER आप जैसे कि हमने बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER यानी कि अंतर्द्रव्य जलिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली के बनाने में भी सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है, यानी कि पदार्थों का स्थानांतरण। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहा जाता है, जिसके बारे में आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि यह जो हमारे शरीर में विष या जो हम दवाएं खाते हैं उनका निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसका कार्य यह भी है कि यह पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करने का काम करता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कोशिका में आने वाले बाहरी पदार्थों को पचाकर कोशिका को साफ करते हैं। अगर कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाए तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी कोशिका को ही पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आइए अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थिर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड। क्लोरोफिल वर्णक वाले प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आइए जान लेते हैं स्ट्रोमा के बारे में भी। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा नाम के पदार्थ में स्थिर होती हैं। प्लास्टिड का भी अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, यानी यह भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपने प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। इसके बाद आइए जान लेते हैं रसधानियों के बारे में। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को सफीती और कठोरता प्रदान करता है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में
उनके द्वारा उपयोग या उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। बच्चों, आइए अब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका को सफीती प्रदान करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट होता है, वह केंद्रकाय कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड में अपना डीएनए व राइबोसोम होता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ ही होंगे। सबसे पहला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, क्योंकि यह केवल कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने की अनुमति देती है और यह अन्य पदार्थों की गति को रोक सकती है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो कि एक रिक्त स्थान है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। रिक्त स्थान भरिए। सही जवाब, इसका सही जवाब है एटीपी के रूप में। अगला प्रश्न, एटीपी का पूरा विस्तार पूर्वक नाम बताइए। सही उत्तर है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर है एंडोसाइटोसिस द्वारा। अगला प्रश्न, परासरण की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, जब जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली से होते हुए जाते हैं और गति करते हैं तो उस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का यह कहा जाता है। रिक्त स्थान भरिए। सही उत्तर है बिजली घर। अगला प्रश्न, लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है आत्मघात।